हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपशिखा आईएएस एकेडमी। सो जो हमारी पॉलिटी सीरीज़ है ये उसी को ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है, फाइन। एंड इससे पहले भी हमने 2 लेक्चर्स जो है ऑलरेडी कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, फाइन। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उनको देख लें। ऑलराइट, सो जो आज का हमारा टॉपिक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट किया है। इसमें हमने अभी तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कवर कर लिया है, फाइन। और आज हम इस वीडियो में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है ये हम जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक है उसके थ्रू फॉलो कर रहे हैं। एंड इसमें जो है हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, ऑलराइट, एंड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का ही हिस्सा हैं, फाइन। इनको हम एक एक करके हमारे आने वाली सीरीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑल राइट, सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझने से पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सी असेंबली थी जिसने फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया। All right, so we'll talk about making of the Constituent Assembly first, ठीक है। सो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत ही क्यों थी? देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है तो ऐसा तो नहीं है कि एनीवन कैन एक्चुअली गो एंड फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, ठीक है। सो एक कंसेंसस भी चाहिए होगा। सो इसके लिए हमने क्या किया, एक हम स्मॉल ग्रुपिंग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। वो ग्रुपिंग में हम जितना हो सके उतने रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी भेजते हैं जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक रूल बुक है, ठीक है। एक गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की एक रूल बुक है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कि किसी भी नेशन को कैसे गवर्न करें, ठीक है। उसकी क्या फिलॉसफी है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होता है वो इंडिया जैसे है, इंडिया की हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वो उससे भी इम्पैक्ट होगा। सो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर चीज़ को ध्यान में रखता है कि यहाँ पर कौन कौन लोग रह रहे हैं, किस तरीके के रिलीजन्स हैं, तभी एक रूल बुक बनती है जिसको सभी जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ये बनाने के लिए सबसे पहले देयर वाज अ डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेकर आएँ जिससे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे हम, ठीक है। सो सबसे पहले जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कौन लेकर आए? एम.एन. रॉय, ठीक है। एम.एन. रॉय के बारे में आप जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उन्होंने इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। सो 1934 में he was the one who brought forward the idea of having a constituent assembly. All right, then in 1935 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। सो दे डिमांडेड कि येस वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कर सकें। ऑल राइट, सो उनकी ये डिमांड एक्सेप्ट हुई। येस, इट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, ठीक है। एक ऑगस्ट ऑफर आया था, उसमें 1940 में उन्होंने कहा था कि फाइन यू कैन हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन नहीं जाएगी, ठीक है। उसका एक फ्रेमवर्क होगा कि कौन कौन उसके मेंबर्स हो सकते हैं। अब ऐसे किसी को तो उसका मेंबर नहीं बना देंगे, ठीक है। सो उसका जो एक फ्रेमवर्क है, उसका जो एक स्कीम है वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा है कैबिनेट मिशन प्लान। ये आता है 1946 में, जिसने एक स्कीम प्रोवाइड करी थी टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल राइट, एंड नवंबर 1946 में जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, ठीक है। सो क्या स्कीम प्रोवाइड करता है कैबिनेट मिशन कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप कैसे बनाएं? उसने कहा कि इसकी टोटल स्ट्रेंथ रखते हैं 389, जिसमें से 296 सीट्स हम देंगे ब्रिटिश इंडिया को एंड 93 सीट्स देंगे हम प्रिंसली स्टेट्स को, ठीक है। अब इसमें जो लोग ब्रिटिश इंडिया से आने वाले हैं, फाइन, ये लोग कैसे आने वाले हैं? थ्रू इलेक्शन, सो दे विल बी इलेक्टेड। एंड जो लोग प्रिंसली स्टेट से आने वाले हैं ये कैसे आएंगे? दे विल कम थ्रू नॉमिनेशन, ठीक है। सो दिस बॉडी, दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ पार्शली elected and a partially nominated body. All right, then
इसके इलेक्शंस होते हैं जुलाई एंड अगस्त 1946 में, जिसमें आईएनसी दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस को मैक्सिमम सीट्स मिलते हैं 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिलते हैं 73 सीट्स एंड बाकी जो इंडिपेंडेंट या अदर जो मेंबर्स थे उनको मिलते हैं रिमेनिंग 15 सीट्स। ठीक है, सो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कौन फॉर्म कर रही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑलराइट, फाइन। सो अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन। सो इट इज़ सेड दैट रिप्रेजेंटेशन वॉज देयर एंड अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में विमेन रिप्रेजेंटेशन भी था, सो द आंसर इज येस। फाइन, सो इट हैड हिंदूज, इट हैज़ मुस्लिम्स, सिख्स, Parsis, fine, Christians, Anglo-Indians, SC, ST and also women of all these sections. So इसकी बहुत वास्ट रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, दे हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सो ये क्या है, अब एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमने बना ली है, इलेक्ट होके आए हैं, कुछ प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए हैं, उन्होंने क्या किया है, अब स्टार्ट करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम। ऑलराइट, फाइन। सो फर्स्ट मीटिंग कब होती है इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? सो फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन December 9, 1946। ओके, जो मुस्लिम लीग थी उसने इलेक्शंस में तो पार्ट लिया था, अभी पीछे आपने देखा, बट उसने देखा कि मेजॉरिटी जो है कांग्रेस के पास गई हैं सीट्स। फाइन, सो दे बायकॉटेड एंड दे इंसिस्टेड फॉर अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज उस टाइम पर अगर हम ये टाइम देखेंगे इन हिस्ट्री 1946 में जो पाकिस्तान की डिमांड थी बाय द मुस्लिम लीग वो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे डिमांड कर रहे थे एंड देयर वाज आल्सो थिंग्स लाइक राइट्स भी हो रहे थे। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन हुआ था 1946 में। सो वो पूरा फोर्सफुली जो इस वक्त क्या कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए और हम उसी की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमें दो, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग बनाएंगे। फाइन, सो दे बायकॉटेड दिस एंड दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, अब जो बाकी रिमेनिंग मेंबर्स थे उन्होंने तो मीटिंग अटेंड की एंड दे इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑलराइट, देन ऑन December 13th, 1946, JL Nehru, he moved a historic objectives resolution in the assembly. फाइन, सो ये क्या था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन? इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। सो बेसिकली अब क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विश टू हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो। ठीक है, सो इस तरीके की जो चीज़ है वो सबसे पहले किसने मूव करा वहाँ पर? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो क्या था उस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में, एक बार उसको हम देख लेते हैं। फाइन, सो सबसे पहले क्या कहते हैं दैट इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। सॉवरन इंडिपेंडेंट कि हम फ्री होंगे, वी विल हैव फ्रीडम एंड विल बी सॉवरन कि हम किसी फॉरेन नेशन के इंटरफेरेंस या फिर उसके दबाव में नहीं होंगे एंड वी विल बी अ रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स कि जो हमारा हेड होगा दैट विल बी एन इलेक्टेड हेड। ठीक है, मोनार्क नहीं, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में जो है मोनार्क है जो हेड ऑफ स्टेट है, बट इंडिया में हमने कहा दैट इट विल बी अ रिपब्लिक कि हम जो है अपना जो हेड ऑफ स्टेट है उसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ क्या बोली? इंडिपेंडेंट सोवरन रिपब्लिक। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट वी विश टू अचीव। देन देयर वाज wherein all power and authority of India and its constituent parts and organs of the government is derived from the people। इसका क्या मतलब है कि जो भी अथॉरिटी इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी के पास जो होगी वो कहाँ से डराइव होगी? बाय द पीपल ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, जो हम अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखें, ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उसकी एक अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर की एक अथॉरिटी है। ठीक है, ही इज़ अबव अस इन टर्म्स ऑफ कि उनको हमने पावर एंड अथॉरिटी दी है। किसने दी है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करेगा कि जो भी अथॉरिटी होगी ऑफ द ऑफिसेज ऑफ ऑल द पीपल्स हु आर इलेक्टेड टू दीज ऑफिसेज, इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है इस लाइन का दैट वी विल हैव अ डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया एक डेमोक्रेसी होगा जिसमें जो पीपल है वो ही अपने जो है रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। ऑल राइट, फाइन। नेक्स्ट इज
वी विल अश्योर टू ऑल पीपल जस्टिस, कैसे जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वी विल गिव देम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे हर तरीके का, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो ये जो सेम लाइंस हैं, जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे तो उसमें एग्जैक्टली सेम वर्डिंग है, ठीक है। सो जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, इनका मतलब यही था कि क्या हम फिलॉसफी चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक। सो यही चीज़ आप देखोगे फाइनली इन योर प्रियम्बल एंड ऑल्सो इन योर फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सब इस फिलॉसफी को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। सो और भी चीज़ें बताई, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है जब आप आगे बढ़ोगे। सो ये सब भी इस ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में मेंशन था। देन और क्या था, सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल एरियाज, डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है। सो जितने भी जो हिस्टोरिकली हम मानते हैं कि देवर डिस्क्रिमिनेटेड, फाइन, सो उन सभी जो क्लासेस हैं उनको सेफगार्ड्स दिए जाएंगे, माइनॉरिटीज़ को भी, बैकवर्ड क्लासेस को भी। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ये सेफगार्ड्स, ऑल राइट। देन maintain the integrity and territory of republic and its sovereign rights on land, sea and air according to the justice and law of civilized nations। कि हम जो है अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी अपनी टेरिटरी पे अथॉरिटी होगी ओवर द लैंड, ओवर द सी, ठीक है। जैसे कि लॉज है सिविलाइज नेशन के, हम उसी को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हम आज भी फॉलो करते हैं, फाइन। सो दिस इज़ दी फिलॉसफी। आप समझेंगे कि हम किस तरीके से इंडिया को रूल करवाना चाहते थे, ये सब वही ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ आए हैं, ठीक। देन this ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes it full and willing contribution to the promotion of world peace and welfare of mankind। कि जो है हम अब जो है इंडिपेंडेंट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन हम अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे इन द वर्ल्ड पीस एंड जैसे भी हम जहाँ पर भी अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हमें ये फिलॉसफी पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ऑल राइट, फाइन। देन इन 1947 व्हाट हैपेंड, पार्टीशन ऑफ इंडिया हैपन, ठीक है। एंड उसी टाइम पर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है जो हमने पहले पढ़ा भी 1947 का। सो इस टाइम क्या होता है, मुस्लिम लीग विड्रू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्वियसली बिकॉज अब उनको पाकिस्तान जाना था, ठीक है। सो अब उन्होंने विड्रॉ करा। जो ये असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसको जो है फुली सॉवरन बॉडी बनाया गया, दैट इज़ इट वॉज गिवन द अल्टीमेट पावर। अब ये पावर क्या थी कि अगर ब्रिटेन ने पहले कोई एक्ट्स बनाए थे, क्योंकि अब ब्रिटेन जा चुका है, इंडिया इज़ नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो ब्रिटेन ने जो पहले एक्ट्स बनाए थे अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनको चेंज कर सकता है, उनको एब्रोगेट कर सकता है, जैसे चाहे उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। सो ये पावर भी किसको दे दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दी, ठीक। असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स कि देखिए अब ब्रिटेन जा चुका है, वो हमारे लिए लॉज नहीं बनाएंगे। अब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो फंक्शंस बना दिए गए कि एक तो है कि एक तो आप एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर काम करोगे और एक आप एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करोगे, जैसे कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम करोगे, ठीक है। सो ये दोनों फंक्शंस जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिए गए, ऑल राइट। इसमें जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे तो उस टाइम हु वॉज द चेयर, ठीक है, कौन हेड करता था उस असेंबली को, राजेंद्र प्रसाद। जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम करती थी तब उसको हेड करते थे जीवी मावलांकर, ठीक है। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, तो उस टाइम पर इस तरीके की जो लेजिस्लेटिव बॉडी थी उसके जो चेयर थे वो कौन थे, जीवी मावलांकर, ठीक है। सो ये दो फंक्शंस अब असेंबली को मिल गए आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947, ऑल राइट। नाउ देयर वर अदर फंक्शंस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साथ के साथ किए। फॉर एग्जाम्पल दे रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, ठीक है। दे अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। अब देखिए 15 अगस्त को हम जो है आज़ाद होने वाले थे, फाइन। सो उससे पहले ही जुलाई 22 को वी अडॉप्टेड अ नेशनल फ्लैग एंड देन नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950,
ठीक है। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन भी करा गया ऑन 24 जनवरी 1950, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस। कौन कर रहा है सब? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ऑल राइट, सो देर वर सम कमिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही थी, ठीक है। तो उनको भी कोई लोग हेड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे, दे वर द चेयरमैन ऑफ दीज कमिटीज़। जो ये चीज़ें हैं ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, एंड नॉट जस्ट यूपीएससी, किसी भी स्टेट एग्जाम में पूछी जाती है कि इस कमेटी को उस टाइम कौन हेड कर रहा था, ठीक है। एंड किसी अगर आप जीके का कोई देखें तो जीके के जितने भी पेपर्स हैं जिनमें जीके होती है उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है। ऑल राइट, सो हम इसको जल्दी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यूनियन पावर कमेटी है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी, जो कि नेगोशिएट कर रही थी विद द स्टेट्स, इसको कौन हेड कर रहा था? ऑल दीज कमिटीज़ वर हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसमें जो है कई बार गलती करते हैं हम कि जो स्टेट्स कमेटी है, कमेटी नेगोशिएटिंग फॉर द स्टेट्स विद द स्टेट्स, इसको कई बार जो है आप गलत ऑप्शन समझते हो। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको यही प्रॉब्लम रहता है कि वो सरदार पटेल सोचते हैं, बट एक्चुअली इट वाज जवाहरलाल नेहरू हु वाज हेडिंग दिस कमेटी, द स्टेट्स कमेटी, ठीक है, जो कि नेगोशिएट करने के लिए थी स्टेट्स के साथ। ऑल राइट, देन देर वॉज प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज। इन दोनों को कौन हेड करा था? सरदार पटेल, ठीक है। सो दिस वाज JL नेहरू, दिस वाज सरदार पटेल। एंड देर आर अदर 2 कमिटीज़ जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, इनको हेड करे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, द ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑल राइट, सो दिस वाज हेडेड बाय BR अम्बेडकर, ठीक है। ऑल राइट, सो ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स थे, ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी तो देख लेते हैं इसको भी। फाइन, सो इट वाज सेट अप इन August 29, 1947 एंड इट हैड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चेयरमैन BR अम्बेडकर, अदर मेंबर्स वर N गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी। सो दीज वर द 7 मेंबर्स ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑल राइट, मतलब प्रॉपर उसको फॉर्म दिया। ऑल राइट, सो हियर वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द अडॉप्शन एंड कमेंसमेंट। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। फाइन, सो अडॉप्शन क्या है? अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन ऑन 26 नवंबर 1949। अडॉप्शन का मतलब क्या है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर करती थी एंड देन वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसे प्रेजेंट करते थे, ठीक है। फिर अगर किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम था, कोई इश्यूज थे, तो वो क्या करते थे? वो रेजोल्यूशंस मूव करते थे कि आप ये चेंजेस लेके आइए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो ऐसे क्या होता था, नए नए ड्राफ्ट बार बार प्रेजेंट किए जाते थे। बट ऑन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया ऑन 26 नवंबर 1949 में, तो वहाँ पे कंसेंसस डेवलप हुआ, सब ने एक्सेप्ट किया उस कॉन्स्टिट्यूशन को एंड फाइनली इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। सो ये अडॉप्शन हो गई है, एनैक्टमेंट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की। सो इट वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डेट, ठीक है। देन इज कमेंसमेंट। नाउ कमेंसमेंट इज व्हेन योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कब इन्फोर्स है? व्हेन इट वाज एनफोर्स्ड, ठीक है। सो दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के उसमें भी मनाते हैं। फाइन, सो इट वाज referred to as the date of its commencement in the constitution and celebrated as republic day. So republic day क्या है? commencement हुई है जिस दिन constitution की, and adoption कब हुई है constitution की? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। सो जो मेजर प्रोविजंस हैं वो तो 26 जनवरी को ही सब लागू हुई, पर कुछ प्रोविजंस थी जो कि पहले भी हो गई थी, जैसे सिटीजनशिप वगैरह, ठीक है। So this was about the adoption and commencement of the constitution. Then there is this date कि ऐसा क्यों किया, मतलब जिस दिन adoption करी उसी दिन commencement क्यों नहीं कर दी, उसी दिन सारा force में क्यों नहीं ले आए? So because 26 जनवरी एक important date था, ठीक है। वहाँ के जो सारे members थे of the assembly, उनके लिए 26 जनवरी was an important date because इसी दिन 1930 में they declared पूर्ण स्वराज, ठीक है, ऑन दिस डेट। सो इस वजह से ये इसको एक स्पेशल बनाना चाहते थे, दैट्स वाई रिपब्लिक डे जो है इसी दिन सेलिब्रेट किया गया एंड कमेंसमेंट भी जो है इसी दिन मनाई गई इसकी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की। सो दिस वाज अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, कौन कौन सी कमिटीज़ थी, उनको किसने हेड किया। फाइन, सो
सो वी हैव डन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड वी हैव डन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें हम जो बाकी हमारे पेंडिंग हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट विल बी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो टिल देन आप जो है इसको रिवाइज करते रहें, इसको अच्छे से पढ़ें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।